नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया सरकारी अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल को जल्द मिलेगा सर्जन और ICU स्टाफ। कांवड़ यात्रा में लापरवाही नहीं बरतने के दिए निर्देश। देहरादून के गुनियाल गांव पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी। निर्माणाधीन सैनिक धाम के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए निर्देश। मुनिकेरेती में ट्रैफिक के साथ गंगा घाटों पर पुलिस का फोकस। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर पुलिस की पैनी नजर। लापरवाही पकड़े जाने पर सस्पेंड होगा पुलिसकर्मी। हल्द्वानी के ग्राम पूरनपुर नैनवाला में ग्रामीणों ने लगाया आरोप। सड़क निर्माण के दौरान धांधली का लगाया आरोप। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने गुणवत्ता जांच के लिए समिति का किया गठन। और मंगलौर में गुरु पूर्णिमा पर हवन पूजन का आयोजन। देश में शांति और खुशहाली की गई कामना। भजन का गुणगान कर गुरुओं का किया गया नमन। इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। और अब खबरें विस्तार से। जनपद चंपावत के दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में जनता मिलन समारोह कार्यक्रम में शिरकत की है। चंपावत पहुंचने पर सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने चंपावत में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं चंपावत, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर मैं हूँ, उस समय मैं यहाँ पर न रहते हुए भी हमेशा आपके बीच में रहूंगा, हर समय। आज मुझे खुशी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के भी प्रधानमंत्री काल के 8 साल का कालखंड पूरा हो गया है। और इन 8 सालों के कालखंड में भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अभी आपने मेरे हाथों यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के चेक हमारी बहनों को दिए, माताओं को दिए। हर किसी को पक्का घर मिले, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है। और उस सपने को साकार करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आप देखेंगे पिछले 8 सालों में तो मोदी जी के नेतृत्व में अनेक योजनाएं हर क्षेत्र के लिए बनी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज से पहले की जो सरकारें होती थी, उन सरकारों के समय में योजनाएं कुछ लोगों के लिए बनाई जाती थी, कुछ लोगों के लिए कार्यक्रम बनाए जाते थे। और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद केवल और केवल गरीब और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति, जो अंतिम स्थान पर रहते हैं, अंतिम पायदान पर रहते हैं, उन तक सरकार पहुंचे, उन तक योजनाएं पहुंचे। उनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया, वहीं हमारी बहनों के आंसुओं को पोंछने के लिए देश के अंदर 9 करोड़ माताओं बहनों को उनके धुएं से निजात दिलाने का काम, उनके घर में भी गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किसी ने किया तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया। भाइयों बहनों, जहां हम आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं, हर किसी को 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर इलाज होगा, इसकी गारंटी देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अभी हम कोरोना महामारी में थे, और जब कोरोना महामारी देश के अंदर आई थी, उससे पहले हम आकलन कर रहे थे, जब अमेरिका जैसे देश, दुनिया के अनेकों विकसित देश, जिनको हम कहते हैं डेवलप कंट्री, उन डेवलप देशों का भी ये हाल हो गया था कि कोरोना में उनके यहां जितनी मौतें हुई, जितना नुकसान हुआ, उसकी कल्पना करने से भी हम लोग डरते थे। और हम सोचते थे जब भारत के अंदर कोरोना की महामारी आएगी तो इस कोरोना महामारी से भारत में पूरी तरह से अस्थिरता हो जाएगी, इतना नुकसान हो जाएगा कि हम संभल भी नहीं पाएंगे।
क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार के त्योहार होते हैं, इस प्रकार के उत्सव होते हैं, छोटे छोटे नामकरणों में भी 100 से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं। ऐसे समय में हम कल्पना मात्र से भी डरते थे कि अगर हमारे देश के अंदर कोरोना आएगा तो क्या हाल होगा। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व ने जहां कोरोना महामारी का शानदार मैनेजमेंट किया, कभी देश के अंदर कभी देश के अंदर बंदी करके, कभी लोगों के अंदर सोशल डिस्टेंस लाकर, कभी तमाम प्रकार से व्यवस्थित करके, कभी मंदिरों के माध्यम से इनके सौंदर्यीकरण से लेकर चौड़ीकरण से लेकर केवल इसी स्थान को नहीं अन्य स्थानों को भी जोड़ने का काम हमारी सरकार ने अपनी प्राथमिकता में लिया है। हम उस सब को करने वाले हैं। भाइयों बहनों, बहुत सारी योजनाएं हमने बनाई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 100 दिनों के कालखंड में हमने जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है, कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हो गई है, उसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर और देश के अंदर एक मांग उठती रही है कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। और उसके लिए लगातार मांग उठती रही है। देश के अंदर हर कोने से मांग उठती थी कि देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। भाइयों बहनों, हम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सरकार के शपथ ग्रहण के पहले दिन हम सबसे पहले कोई निर्णय करेंगे तो उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। और हमने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। और उसके पीछे हमने तब भी तर्क दिया था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड जहां गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड जहां धर्म, अध्यात्म, संस्कृति का केंद्र है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ की हमारे प्रदेश की सीमाएं दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगी हुई है। और इस प्रदेश के अंदर कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और भाइयों बहनों, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने एक फैसला कैबिनेट की पहली बैठक में ले लिया था और आज हमने रंजना प्रकाश देसाई, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है और 5 सदस्यीय कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। कम से कम 20% जो ऐसे मामले न्यायालयों में चल रहे हैं। और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ऋषिकेश में सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई तैयारियों का फीडबैक भी लिया है। मौके पर टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून के सीएमओ के साथ बैठक भी की है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश सीएमओ को दिए हैं। पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया है कि जल्द ही ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल को सर्जन और आईसीयू चलाने के लिए स्टाफ मिलने वाला है। कांवड़ यात्रा के संदर्भ में हमने 4 जिलों के जो हमारे सीएमओ हैं और सीएमएस से उनकी एक बैठक की है और मुझे बड़ी खुशी है कि सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 40 से ज़्यादा जो है स्वास्थ्य सुविधा केंद्र हम लोग लगा रहे हैं, वहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं दी। और अब बात राजधानी देहरादून की कर लेंगे। राजधानी देहरादून के गुनियाल गांव में निर्माणाधीन शरण्य धाम के निर्माण कार्य का जायजा लेने शरण्य धाम पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने निर्माण कार्य का बारीकी से जायजा लिया है। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी स्थिति में शरण्य धाम का निर्माण कार्य अवरुद्ध न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रतिदिन मॉनिटरिंग के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने के आदेश भी दिए हैं। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने बताया है कि शरण्य धाम निर्माण के लिए 4 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की जा चुकी है, जिसमें निर्माणदायी संस्था द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने निर्माणदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जमीन की फिनिशिंग करवाते हुए काम तेजी से हो। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जौलीग्रांट में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने सभी फैकल्टी को संबोधित किया है। कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने अपने संबोधन में कहा है कि स्वामी ने अपना संपूर्ण जीवन गुरु और जनसेवा को समर्पित किया था।
कुलपति डॉक्टर विजय धसमाना ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में गुरु को अत्यधिक सम्मानित स्थान प्राप्त है। भारतीय इतिहास में गुरु की भूमिका समाज को सुधार की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शन के रूप में हो रही है। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना जाता है। गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय की ओर से हर साल प्रदेश के सैकड़ों निर्धन और मेधावी छात्र छात्राओं को करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। गुरु पूर्णिमा, आज किसी ने बड़ा उसका संधि विच्छेद कहते हैं संस्कृत में। गुरु प्लस पूर्ण प्लस माँ। माँ की अम्बिलिकल कॉर्ड तो कभी कटती नहीं है। गुरु तत्व, अगर हम सौभाग्यशाली हैं और ऐसे गुरु का सानिध्य मिल गया तो जीवन सफल हो जाता है। मेरा सौभाग्य रहा, हम में से कुछ लोग यहाँ जो बैठे हैं उनका भी सौभाग्य रहा कि महान गुरु से हमारी मुलाकात हुई, उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में हमारा जीवन चलता रहा और आज भी चल रहा है। मेरे ख्याल से 8-10 लोग होंगे यहाँ इस सभागार में जिनकी स्वामी जी से, 10-15 लोग होंगे जिनकी मुलाकात स्वामी जी से हुई थी। लेकिन एज गुरु शिष्य के रूप में कुछ ही लोग होंगे, 5-7 लोग होंगे जिनको गुरु मंत्र स्वामी जी ने दिया था। बहुत से गुरु हैं और शिष्य भी हैं, मैं उन पे प्रश्नवाचक नहीं लगा रहा हूं और न मेरा कोई ऐसा भावना है। लेकिन मैं आज भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो मेरी बॉडी की वाइब्रेशन को हिला दे। और लाल कुआं के निकटवर्ती क्षेत्र ग्राम पंचायत जयपुर खीमा के अंतर्गत आने वाले ग्राम तुलारामपुर में लंबे समय से लो वोल्टेज की समस्या और बार बार ट्रांसफार्मर में आए दिन हर रोज फ्यूज फट जाने के कारण घरों की विद्युत आपूर्ति बाधित होने से परेशान क्षेत्रवासियों ने आज ग्राम प्रधान संगठन प्रदेश सचिव सीमा पाठक के नेतृत्व में विद्युत उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीओ संजय प्रसाद को ज्ञापन सौंपा है। वहीं उपखंड अधिकारी संजय प्रसाद का कहना है कि समस्या के संदर्भ में तत्काल कार्रवाई करते हुए फंड के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। इसके साथ ही स्वीकृति के लिए कार्रवाई की जा रही है। बहुत जल्द समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए जनपद टिहरी पुलिस का इस बार मुख्य फोकस जहां ट्रैफिक पर है, वहीं प्रतिबंधित गंगा घाटों पर कांवड़ियों को जाने से रोकने पर भी बना हुआ है। इसलिए जल पुलिस के साथ एसडीआरएफ की 2 टीम स्पेशल रूप से गंगा घाटों पर तैनात कर दी गई है, जिससे कि कांवड़ियों को सुरक्षित गंगा घाटों पर स्नान के लिए भेजकर गंगा में होने वाले हादसों पर भी रोक लगाई जा सके। कांवड़ यात्रा के दौरान सब इंस्पेक्टर से लेकर सीओ तक को मोबाइल बंद होने की अवस्था में रेडियो सेट पर एक्टिव रहने के निर्देश एसएसपी नवनीत भुल्लर ने दिए हैं। चेतावनी भी दी है कि यदि ड्यूटी के दौरान लापरवाही पकड़ में आती है तो संबंधित पुलिसकर्मी को तत्काल सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर जनपद टिहरी में एसएसपी नवनीत भुल्लर ने ड्यूटी पर आए पुलिसकर्मी को ब्रीफ कर कई निर्देश दिए हैं। ट्रैफिक की पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और पैदल ट्रैफिक पर और व्हीकुलर ट्रैफिक दोनों पर, और घाटों पर अनाउंसमेंट का एक विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें कि जो पोर्टेबल लाउड हेलर हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं कि कुछ घाट जो हैं वो स्नान करने के लिए मुफीद
और वही उन्हीं घाटों पर स्नान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जहाँ पे सिंचाई विभाग ने चेनें लगाई हैं और जो सुरक्षित हैं। इस बार देखिए ऐसा है कि सब इंस्पेक्टर अबव सबको बोला गया है कि रेडियो सेट पे हमेशा अवेलेबल रहेंगे, उनके हाथ में हैंडल्ड रेडियो सेट हमेशा उस पर ऑन कॉल रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सेक्टर प्रभारी और जोनल प्रभारी, सुपर जोनल प्रभारी, इनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। ये इनको ब्रीफिंग में सारे कर्मचारी अधिकारियों को बता दिया गया है, अगर पुलिस के स्तर से ड्यूटी में किसी प्रकार की भी लापरवाही हुई तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कल से शुरू हो रहे कावड़ मेले की अंतिम तैयारियों को लेकर व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डीएम ने हर की पैड़ी के निकट दुकानदारों द्वारा अपना सामान दुकान की हद से बाहर लगाने पर नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने अतिक्रमण को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने भीमगैड़ा चौक पर पानी का निकास ठीक न होने को सही करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं डीएम ने सिंचाई विभाग द्वारा कराए गए कार्यों का भी जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो कार्य अधूरे हैं उन्हें जल्द सही कर लिया जाए। कि जो हमारा पीक पीरियड होता है, जब वो डाक कावड़ शुरू होती है, वाहनों पे आते हैं, ये करीब 21 या 22 तारीख से शुरू होता है और ये 4 या 5 दिन का बहुत पीक समय होता है। हरिद्वार के साथ एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास लगभग 60,000 वाहनों को खड़ा करने की पार्किंग सुविधा है। सबसे बड़ा हमारा सेंटर बैरागी कैंप है, जहाँ 22,000 वाहन हमारे खड़े होते हैं। इन सारे पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में शौचालय, विद्युत व्यवस्था और जो प्राइवेट लोग अपने भंडारे चलाते हैं उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की कर लेंगे। हल्द्वानी के ग्राम पूरनपुर नैनवाल में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जो भी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं वो ठेकेदार और कमीशन की भेंट चढ़ रहे हैं। पूरनपुर नैनवाल गांव के लोगों ने पिछले दिनों सड़क निर्माण के दौरान धांधली के संगीन आरोप जेई और ठेकेदार पर लगाए थे और जांच की मांग की थी। आपको बताते चले कि शिकायत को लेकर ग्रामीण कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के समक्ष भी पहुंचे थे और फिर विभागीय अधिकारी हरकत में आए। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने सड़क की गुणवत्ता जांच के लिए समिति का गठन किया है। वहीं एसडीएम मनीष कुमार सिंह के निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि सड़क में कई गड्ढे हैं। इसके अलावा उन्होंने सड़क गुणवत्ता की जांच की बात कही है। वहीं पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता अशोक कुमार चौधरी ने कहा है कि सड़क को सुधारा जाएगा। सड़क निर्माण के दस्तावेज भी ले लिए गए हैं और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये श्री विपिन चंद्र पांडे की शिकायत पर जिलाधिकारी महोदय ने एक समिति का निर्माण किया है इस रोड की जांच के लिए। समिति में एक्शन पीडब्ल्यूडी, अपर निदेशक खनन और मैं हूं और आज हम लोगों के द्वारा ये रोड का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया जो रोड है कई जगह से उखड़ी हुई है और गुणवत्ता इसकी ठीक नहीं दिख रही है, तो इसकी जाँच चूँकि टेक्निकल जाँच होनी है। देखिए, अब ये प्रथम दृष्टया जाँच करने के लिए यहाँ पर एसडीएम साहब और सहायक निदेशक खनन और हमारी जॉइंट टीम बनाई है जिलाधिकारी महोदय द्वारा, तो उसके निरीक्षण पर आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ जगहों पर बिटुमिन की लेयर उखड़ी हुई दिख रही। और गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए गठित की गई एसओजी टीम ने विभिन्न मोबाइल कंपनियों के 107 कीमती मोबाइल बरामद करने में सफलता हासिल की है। बरामद मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए हैं, जिसकी कुल कीमत 14.5 लाख रुपए बताई गई है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया है कि गुमशुदा मोबाइल की हर संभव तरीके से बरामदगी के लिए एक टीम का गठन किया गया था। गठित टीम ने काशीपुर सेक्टर के विभिन्न सेक्टरों से गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी के लिए अभियान चलाया और सर्वेलांस के जरिए जांच कर विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों की 107 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। एसएसपी के मुताबिक बरामद मोबाइल की कुल कीमत 14.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आज हमारा काशीपुर एसओजी को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है
पिछले 2-3 माह से जो लगातार वो लगे हुए रहते हैं, जिसमें लोगों की खोए हुए हर मोबाइल फ़ोन को ट्रैकिंग पे लगाते हैं, सर्विलांस पे लगाते हैं और एक्टिवेट करने के बाद रिकवरी करते रहते हैं। इसी के तहत आज एक बहुत बड़ी सफलता उपलब्धि हुई है। तो उसमें 107 कुल मिला के 107 स्मार्टफोन्स को रिकवर किया गया है, जिसमें एक आईफोन भी है, 2 टैबलेट्स भी है बड़े-बड़े और उसके अलावा हर एक प्रकार के स्मार्टफोन्स। और नगर पालिका परिषद मसूरी और वन विभाग द्वारा आज गाड़ी खाना क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के सैकड़ों पौधे रोपित किए गए हैं। इस दौरान नगर के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोगों के साथ ही स्कूली छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे हैं। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया है कि गाड़ी खाना क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के पौधा रोपे गए हैं और जहां पर भी नगर पालिका की खाली भूमि है वहां पर वृक्षारोपण किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इस स्थान पर लंबे समय से कूड़ा घर स्थापित था, जिसका सौंदर्यीकरण करके यहां पर वृक्षारोपण किया गया है। इस अवसर पर मसूरी वन प्रभाग के रेंजर एसपी गैरोला ने बताया है कि वन विभाग द्वारा हरेला कार्यक्रम के अंतर्गत वन सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम जारी रहेगा। रिक्लेमेशन ऑफ गड्डी खाना इनटू ग्रीन स्पेस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गड्डी खाना इनटू ग्रीन स्पेस आज कार्यक्रम का हमने नाम दिया। पालिका वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर जो हमारा उद्देश्य था, जो ब्रिटिश टाइम से यहाँ पर कूड़ा पड़ता था और यहाँ पे कूड़े का पूरा पहाड़ हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने भी इसके लिए बोला था कि ये कूड़े का पहाड़ यहाँ से हटाया जाए। आज यहाँ पे गाड़ी खाने पे 430 पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के प्रजातियां हैं जो कि भूमि सड़क यहाँ पे जो कटाव हो रहा है उसको रोकने में सहायक है। कुछ मजनू के है और पहाड़ी बांस है, 2-3 किस्म यहाँ पे बांस की पौधे लगाई गई हैं और आपका भीमल है और कचनार है। इसी प्रकार की काफ़ी प्रजातियों का यहाँ पे रोपण किया गया। और गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सिद्धपीठ गोगा मेड़ी में हवन पूजन कर देश की शांति और खुशहाली की कामना की गई है। इस अवसर पर सभी ने अपने गुरुओं का ध्यान कर स्वस्थ शरीर और मन की कामना की है। इस अवसर पर नरेश धीमान भगत ने कहा है कि गुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं है, गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। सभी को अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और गुरु के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। हवन पूजन के बाद भजन से गुणगान कर इष्ट देव और गुरुओं को नमन किया गया है। गुरु पूर्णिमा पर हवन पूजन का आयोजन किया गया है। देश में शांति और खुशहाली की कामना की गई है। वहीं भजन का गुणगान कर गुरुओं को भी नमन किया गया है। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और सरोवर नगरी नैनीताल में मौसम का मिजाज बिगड़ने से मूसलाधार बारिश का क्रम जारी है। वहीं स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे कि मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी साबित होती जा रही है, मौसम विभाग ने नैनीताल समेत अन्य स्थानों में बारिश की संभावना व्यक्त की थी, जिसके के चलते नैनीताल और उसके आसपास बारिश पड़नी शुरू हो गई है और बारिश के साथ साथ कोहरा भी छाया हुआ है, जिससे तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी जो है वो सटीक साबित होते हुए दिख रही है। नैनीताल में मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान लगाया था कि नैनीताल में भारी बारिश और बारिश होने की संभावना जताई थी। वहीं नैनीताल में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां के स्थानीय और पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून में पानी के तेज बहाव में बही 2 बच्चियां।
रायपुर आमवाला में खेलने के दौरान वही दोनों बच्चियां बताई जा रही है सगी बहनें। वही घटना के बाद घर में मचा कोहराम। सर्च अभियान में एसडीआरएफ को एक शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से बता रहे हैं, जहां पानी के तेज बहाव में 2 बच्चियां जो है वो बह गई हैं। दोनों बच्चियां सगी बहन बताई जा रही है। सर्च अभियान में एसडीआरएफ को एक शव की बरामदगी हो गई है, वही दूसरे की तलाश जो है वो जारी है। घटना की सूचना मिलते ही घर में मातम का माहौल छाया हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से बता रहे हैं, जहां पानी के तेज बहाव में 2 बच्चियां बह गई हैं। रायपुर आमवाला में खेलने के दौरान बह गई हैं दोनों बच्चियां सगी बहनें बताई जा रही हैं। वही घटना के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। सर्च अभियान में एसडीआरएफ को एक की शव की बरामदगी हो गई है, लेकिन दूसरे की तलाश अभी जारी है। बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से, जहां पानी के तेज बहाव में 2 बच्चियां बह गई है। दोनों बच्चियां सगी बहनें बताई जा रही हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद घर में मातम छाया हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। वहीं रामपुर आमवाला में खेलने के दौरान दोनों बच्चियां बह गई है। वहीं सर्च अभियान में एसडीआरएफ को एक की शव की बरामदगी हो गई है, लेकिन दूसरे की शव जो है वो अभी नहीं मिली है, उसकी तलाश जारी है। एसडीआरएफ लगातार प्रयास कर रही है दूसरे जो बच्ची है उसके शव की बरामदगी के लिए। और मेरे साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।